हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। आई एम रुचिका एंड आज की वीडियो में हम क्लास 12 की इंग्लिश कोर का एक सैम्पल पेपर जो कि सीबीएसई ने रिलीज किया है उसे डिस्कस करेंगे। और ये सैम्पल पेपर खास तौर से आपके बोर्ड एग्जाम 2023-24 के लिए रिलीज किया गया है और ये बहुत ही रिसेंटली रिलीज किया गया है। और इसमें हमने देखा है कि कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि आपने पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, क्या एक्सपेक्टेशन है, किस तरह के आंसर्स आप लिखेंगे ताकि आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकें। तो चलिए हमारा सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि आपके पास 3 आवर्स का टाइम है, 80 मार्क्स का पेपर है, 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, ए, बी और सी। ए इज रीडिंग सेक्शन, बी इज राइटिंग स्किल्स एंड सी इज द लिटरेचर पार्ट। एंड देन ईच सेक्शन हैज सम अदर इंस्ट्रक्शंस आल्सो जो कि सेक्शन पर आती हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि वर्ड लिमिट को एक्सीड ना कीजिए और क्वेश्चन नंबरिंग वही कीजिए जो क्वेश्चन पेपर में दी गई है। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शंस जनरल इंस्ट्रक्शंस हमने देख ली। उसके बाद हमारा आता है सेक्शन ए, रीडिंग सेक्शन। अब देखिए कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो रीडिंग सेक्शन को बाद में अटेम्प्ट कर लेंगे। पहले वो कहेंगे कि हमें राइटिंग स्किल्स या लिटरेचर अटेम्प्ट करना है, मींस वो पेपर के सीक्वेंस को चेंज कर देते हैं। अब जहां तक आपके लिए अगर पॉसिबल है तो आप सीक्वेंस में ही पेपर को अटेम्प्ट कीजिए। मींस आप पहले क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 इस तरह से अटेम्प्ट कीजिए। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है चेकर को, क्योंकि उन्हें कंफ्यूजन नहीं होती कि बच्चे ने कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर अटेम्प्ट किया है। और उससे क्या होता है, जब उन्हें कंफ्यूजन नहीं है तो वो आपके पेपर को चेक करते वक्त कंफर्टेबल फील करेंगे और हो सकता है आपको थोड़ा अच्छा मार्क्स भी दे दे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखते हैं हमारा रीडिंग सेक्शन। इसमें जो अनसीन पैसेजेस हैं, पहला पैसेज आपके सामने है स्क्रीन पर। तो पैसेज को हम पहले नहीं पढ़ेंगे, पहले हम क्वेश्चंस को देख लेंगे ताकि फिर हम पैसेज पर आंसर्स को इजीली ढूंढ पाए। तो जब हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द फ्रेज बुक लाइन स्टडी इंडिकेट अबाउट मिस्टर चिपिंग कैरेक्टर। तो अब इसमें हमें ये बताना है अपनी स्टोरी को पढ़कर कि मिस्टर चिपिंग के कैरेक्टर में हमें क्या पता चलता है जब हमें ये फ्रेज दिया हुआ है बुक लाइन स्टडी। मीन्स उनकी जो स्टडी है वो बुक से भरी हुई थी। तो इससे हमें उनके कैरेक्टर के बारे में क्या पता चलता है। ऑब्वियसली जब उनकी स्टडी बुक से भरी हुई है मीन वो बुक्स में इंटरेस्टेड है, उन्हें रीडिंग पसंद है, इस तरह का कुछ होगा उनके कैरेक्टर के बारे में। तो अब हम वो पैसेज से ढूंढ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनफर एनी टू फीलिंग्स ऑफ मिस्टर चिपिंग apparent फ्रॉम द गिवन लाइन्स। लाइन है नो आई कैन से दैट आई हैव थॉट मच अबाउट इट। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये जो एक्सप्रेशन है ये एक ही सेंटेंस में 3 बार आ रहा है। ठीक है, तो अब ये एक्सप्रेशन हमें मिस्टर चिपिंग के बारे में क्या बता रहा है, उनकी फीलिंग्स के बारे में क्या बता रहा है। तो अगर हमने अभी तक पैसेज नहीं भी पढ़ा तो हम अपनी जनरल नॉलेज से ही आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है इससे पता लग रहा है कि वो कंफ्यूज्ड है या वो अनश्योर है या फिर वो एम्बैरेसमेंट फील कर रहा है। ठीक है ना, तो उसका एग्जैक्ट जो रीजन है वो हमें पैसेज से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमेंट ऑन द अंडर करंट ऑफ द कॉन्वर्सेशन विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग। चिप्स फ्लेम्ड अप, रैल्स्टन सेड आइसिली। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि ऐसे क्या सिचुएशन थी, मीन्स ऐसा क्या चल रहा था चिप्स और रैल्स्टन के बीच में कि वो दोनों इस तरह से रिएक्ट कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज बेस्ट डिस्क्राइब रैल्स्टन एज पर द टेक्स्ट। तो इसमें से कौन कौन सी क्वालिटीज हम इसके लिए डिस्क्राइब कर सकते हैं। जब हम अपना टेक्स्ट पढ़ेंगे तो हमने देखना है कि हमें क्या पता चलता है ये किस तरह का इंसान है। Why was Chip's reaction to Ralston's plain words that of sheer bewilderment? जब रैल्स्टन ने उसे प्लेनली कुछ कहा तो चिप्स एकदम से बिविल्डर क्यों हो गया था, ये भी हम ढूंढेंगे पैसेज में। कंप्लीट द सेंटेंस when the writer shares that it was he who now read out the tragic list he means to convey that Mr. Chipping dash। तो जब हमारे राइटर ये कहते हैं कि अब मिस्टर चिपिंग है वो ट्रेजिक लिस्ट पढ़ते थे। ट्रेजिक लिस्ट मीन्स ऐसी लिस्ट जिसमें उन लोगों के नाम थे जिनके साथ कोई ट्रेजेडी हुई, कोई हादसा हुआ। तो इससे क्या पता चल रहा है कि मिस्टर चिपिंग क्या करते थे। तो इसमें हमने बेसिकली ये बताना है कि ट्रेजिक लिस्ट का मतलब क्या हुआ। मीन्स हम यहाँ पे लिखेंगे कि मिस्टर चिपिंग उन लोगों के नाम पढ़ते थे जो कि मर गए थे एट द वॉर। एट द वॉर वाली चीज आपको तब क्लियर होगी जब आप पैसेज पढ़ोगे। Next is complete the sentence with the most likely reason. A heavily censored letter was common because dash।
तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि heavily censored letter was common। अब लेटर सेंसर क्यों की जाती थी? वो वॉर का टाइम था, इसी वजह से हर कम्युनिकेशन को चेक किया जाता था और सेंसिटिव कम्युनिकेशन को अलाउ नहीं किया जाता था, इसीलिए हर चिट्ठी को सेंसर्ड मींस उसे चेक किया जाता था। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, मैक्स स्टेफल हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ फ्रेंडशिप विद चिप्स एंड हैड शोन नो एनिमोसिटी टुवर्ड्स द स्कूल और इट्स स्टूडेंट्स। Rationalize in 30 to 40 words why the above statement, if true, weakens the conclusion that Chips was wrong in reading out Max Steffel's name at the chapel service। अब देखिए, मैक्स स्टेफल एक जर्मन था और इसी वजह से जब चिप्स ने कहा कि वॉर में मैक्स स्टेफल भी मर गए जो कि उस स्कूल में पढ़ाया करते थे, तो सबको लगा कि वो तो एक दुश्मन था, तो उसका नाम क्यों लिया गया। अब उसका नाम इसलिए लिया गया क्योंकि ऑल्दो वो दुश्मन कंट्री का था, जर्मनी का था, लेकिन उसने उस स्कूल में टीच किया था पहले। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर ये ऊपर की स्टेटमेंट ट्रू है और फाइनली ये कंक्लूड किया गया कि जब चिप्स ने मैक्स स्टेफल का नाम लिया तो चिप्स गलत थे क्योंकि मैक्स स्टेफल एक दुश्मन कंट्री का था, और स्टेटमेंट है कि मैक्स स्टेफल की चिप्स के साथ बहुत पुरानी दोस्ती थी और उन्होंने स्कूल या उसके स्टूडेंट्स की तरफ कभी कोई दुश्मनी वाला बिहेवियर नहीं किया था। तो ये जो स्टेटमेंट है अगर ये सही है तो जो कंक्लूजन है हमारे पैसेज में कि चिप्स ने मैक्स स्टेफल का नाम लेकर कुछ गलती की, वो कंक्लूजन वीकन हो जाती है। हाँ, बिल्कुल वीकन हो जाती है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि मैक्स स्टेफल जर्मन है, वो जर्मनी को बिलोंग करता है, वो दुश्मन है, लेकिन पर्सनली मैक्स स्टेफल ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया था जिससे कि ऐसा लगे कि वो उनका दुश्मन है। वो चिप्स का बहुत पुराना फ्रेंड था और उसने कभी भी स्कूल या स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ भी कोई दुश्मनी वाला बिहेवियर नहीं किया था, इसी वजह से उनका नाम लेना कोई गलत काम नहीं था। तो आपने यही चीज इस आंसर में लिखनी है। Select the option that best describes the tone of the speaker in the following. Oh, just one of Chip's ideas, I expect. Exasperated, surprised, inquisitive, dismissive. अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस वोकैबुलरी बेस्ड हैं। हमारे पास इन चारों वर्ड्स के मीनिंग्स का कुछ आइडिया होना चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि इस पे टोन क्या है स्पीकर की। अब एग्जैस्परेटेड का मतलब होता है बहुत ज्यादा इरिटेटेड होना। सरप्राइज मीन्स हैरान। इंक्विजिटिव मीन्स यू आर क्यूरियस टू नो समथिंग, एंड डिसमिसिव का मतलब है टू रिजेक्ट बिकॉज द पर्सन और द थिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट और वर्दी ऑफ अटेंशन। मीन्स आपको लगता है कि वो चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप उसे डिसमिस कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमारे स्पीकर कहते हैं, ओ जस्ट वन ऑफ चिप्स आइडियाज आई एक्सपेक्ट। तो वो इस बात को, इस आइडिया को डिसमिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डिसमिसिव मींस वो इस बात को डिसमिस कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसे अटेंशन दी जाए। तो अब हमने अपने क्वेश्चंस देख लिया, अब इनका आंसर करने के लिए हमें अपने पैसेज पर जाना पड़ेगा। और जब हम पैसेज पढ़ेंगे, इन 1908 when he had just turned 60 came the ultimatum, Mr. Chipping, have you ever thought you would like to retire? Chip stared about him in that book-lined study, startled by the question. अब book-lined study यहाँ पर आ गया है, wondering why Ralston should have asked it. He said at length. तो अब यहाँ पे ये सेंटेंस आ गया है जो कि हमारे क्वेश्चन में था, नो I can't say that I have thought much about it, ये चिप्स बोलते हैं। Well, Mr. Chipping, the suggestion is there for you to consider. The governors would of course agree to your being adequately pensioned. Abruptly, Chips flamed up. But I don't want to retire. तो Chips flamed up मीन्स उससे एकदम से गुस्सा आ गया। Nevertheless, I suggest that you do. But I don't see why I should. ठीक है, तो अभी भी यहाँ पे वो confused है। Ralston said icily. Icily means very cold and emotionless. Since you force me to use plain words, Mr. Chipping, you shall have them. Your methods of teaching are slack and old-fashioned, and your personal habits are slovenly. But Chips began in sheer bewilderment. Mr. Chipping, since you decline to give way, there can't very well be any alternative. I am aimed to make Brookfield a thoroughly up-to-date school. I understand, Mr. Chipping, that your Latin and Greek lessons are exactly the same as they were when I began here 10 years ago. Because they are dead languages is no reason why they should be dealt with in a dead educational technique.
Chip stayed on. In 1911, Ralston left. Then came the war years. There was a lot of war talk, the trouble between Austria and Serbia. 1917, 1918, Chips lived through it all. He sat in the headmaster's study every morning, handling problems, dealing with planes and requests on Sundays in chapel. It was he who read now the tragic list. One day he got a letter from Switzerland from friends there. It was heavily censored but conveyed some news. On the following Sunday, after the names and biographies of old boys, he paused a moment and then added, "Those few of you who were here before the war will remember Max Steffel, the German master. He was in Germany visiting his home when war broke out. Those who knew him will be sorry to hear that he was killed last week." He was a little pale when he sat down afterward, aware that he had done something unusual. He had consulted nobody about it. Anyhow, no one else could be blamed. Later, outside the chapel, he heard an argument. "On the Western Front," Chips said. "Does that mean he was fighting for the Germans? I suppose it does. Seems funny then to read his name out with all the others. After all, he was an enemy." Oh, just one of Chip's ideas, I expect. The old boy still has them. So, this passage, we have read it. Now, let us go back to the questions. तो इससे क्या पता चल रहा है हमें, बुक लाइन स्टडी से हमें मिस्टर चिपिंग के कैरेक्टर के बारे में क्या पता चल रहा है कि हम ये कह सकते हैं दैट ही हैड अ हैबिट ऑफ कलेक्टिंग बुक्स. उनकी स्टडी बुक से भरी हुई थी, इससे पता लगता है ही हैड अ हैबिट ऑफ कलेक्टिंग बुक्स. एंड देन इससे हमें मिस्टर चिपिंग की फीलिंग्स के बारे में क्या पता चल रहा है. ही वॉज फीलिंग डिस्कम्फर्ट. जब उनसे रैल्स्टन ने ऐसी बात कही तो उन्हें डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था, या फिर आप एम्बैरेसमेंट, कंफ्यूजन, एंजाइटी, कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन दे सकते हैं. अब नेक्स्ट है कमेंट ऑन द अंडरकरंट ऑफ द कॉन्वर्सेशन. चिप्स फ्लेम्ड अप, रैल्स्टन सेड आइसिली. इससे क्या पता चल रहा है उनकी कॉन्वर्सेशन कैसी चल रही थी. दे वर इन एन आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट तो चल ही रहा था दोनों का. एंड इट वॉज अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन. ठीक है, तो आप इसमें से कुछ भी बोल सकते हैं. उनका आर्ग्यूमेंट चल रहा था, इट वॉज अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन एंड द मैटर वॉज अनसॉल्व्ड. सो देयर वाज सम कंफ्यूजन, सम आर्ग्यूमेंट बिटवीन बोथ ऑफ देम. दैट इज व्हाई चिप्स वाज फ्लेम्ड अप, उसे गुस्सा आ गया था. एंड रैल्स्टन वाज आइसी, ही वाज इमोशनलेस. Which of the following qualities best describe Ralston? अब हमने जो पैसेज में Ralston के बारे में पढ़ा है, anxious, short-tempered, condensing, vengeful, pessimistic. So he was short-tempered and he was condescending. So answer will be option B. Then the next question, why was Chip's reaction to Ralston's plain words that of sheer bewilderment? अब देखिए, Ralston ने उसे कहा कि आप जिस तरह से ये लैंग्वेजेस पढ़ाते हैं, लैंग्वेजेस ओल्ड है, डेड है, और आपका पढ़ाने का तरीका भी बिल्कुल ऑब्सोलीट है. तो मैं नहीं चाहता कि इस तरह से लैंग्वेजेस स्कूल में पढ़ाई जाए. अब देखिए, रैल्स्टन एक यंगस्टर है, वो मिस्टर चिपिंग का जूनियर है, और वो एकदम से आकर उन्हें ऐसे कह रहा है, तो ऑब्वियसली वो बिविल्डर हो जाएंगे, पजल हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे. ही वॉज सरप्राइज्ड बाय द हार्श वर्ड्स that Ralston used for his teaching methods. Mr. Chipping had been a very dedicated teacher for so many years, and so he was shocked to hear the icy words of Ralston. That is what you will write in this answer. Next question, complete the sentence. तो इससे हमें पता चल रहा है that Mr. Chipping read out the names of the people who died at the war. Next is, a heavily censored letter was common because during the wartime, all the letters were checked for the content and only the letters which were normal were allowed, other letters were stopped. अब ये स्टेटमेंट जो हमने पढ़ी, इसमें हमें 30 to 40 वर्ड्स में ये बताना था कि कैसे ये आर्ग्यूमेंट कंक्लूजन है जो वो वीकन हो जाता है. तो ये वीकन कैसे हो जाता है, हम ये कहेंगे कि ऑल्दो मैक्स स्टेफल वाज अ जर्मन, ही वाज फ्रॉम एन एनिमी कंट्री, बट ही हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ फ्रेंडशिप विद चिपिंग एंड he had never done anything wrong with the school and the students. So the argument that he belonged to the enemy country and so Chipping should not have read out his name in the list of the tragic dead of people is weakened, right?
देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम कर चुके हैं। ओ जस्ट वन ऑफ चिप्स आइडियाज आई एक्सपेक्ट, ऐसा कह के स्पीकर क्या कर रहा है, वो इस बात को डिसमिस कर रहा है, मींस वो इस बात को इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझता। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक और पैसेज है, ये पैसेज है जिब्रास के बारे में। जिब्रास आर नोन फॉर देयर डिस्टिंक्टिव ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स एंड ऑल्सो। पहले हम फिर से इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। What might be the most likely purpose of the author's use of intriguing enigma while referring to the zebra stripes? तो intriguing enigma ये adjective उन्होंने क्यों यूज किया है zebra stripes के लिए? Next is supply the response to the following in a phrase from two of the text given above. According to the Cobb study, what is the relation between zebra stripes and thermoregulation? तो इसका आंसर हमें सेकेंड पैराग्राफ से मिलेगा। ज़ीब्रा स्ट्राइप्स और थर्मल रेगुलेशन का क्या रिलेशनशिप है? Complete the sentence with an appropriate inference. The choice of middle daytime hours is likely driven by the need to study zebras under the condition of dash. Next is select the option that does not display the nature of these experiments correctly. तो हमें बताना है कि कौन सी ऑप्शन सही नहीं है एक्सपेरिमेंट्स की नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए। Collaborative, observational, analytical, fictional. In the absence of latherin, a surfactant protein, what is the likely consequence for an equid such as a zebra or horse? ये कह रहे हैं कि अगर latherin नहीं होगा तो zebra और horse के साथ क्या हो जाएगा? Improved thermoregulation in hot conditions, enhanced evaporative cooling, impaired sweating, increased resistance to heat stress. The text makes a mention of the studies being published. What implication does this hold for the readers? Which of the following can be cited as an example to explain the meaning of deterrent as used in the line? The researchers concluded that the sharply outlined and thin stripes are the deterrent to horseflies. Deterrent means कोई चीज जिसे prevent कर देती है, रोक देती है। तो इन चारों में से कौन सी ऑप्शन में deterrent वर्ड इसी तरीके से यूज हुआ है? In terms of the purpose of the zebra stripes, examine in 30 to 40 words how the findings in the Cobb study and Professor Caro's experiment align or differ. Now we go to our paragraph. Paragraph को पढ़ते हैं तभी हमें answers मिलेंगे. Zebras are known for their distinctive black and white stripes. The intriguing enigma of these stripes lies in their function and nature. तो intriguing enigma का मतलब क्या हुआ? तो यही है हमारा पहला क्वेश्चन भी, जिसमें कि कहा गया है, पूछा गया है कि जिब्रा के स्ट्राइप्स के लिए हमारे राइटर ने इंट्रिगिंग एनिग्मा क्यों यूज किया है। तो उन्होंने इंट्रिगिंग एनिग्मा वर्ड इसलिए यूज किए हैं बिकॉज जो जिब्रा की स्ट्राइप्स होती हैं वो बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग भी होती हैं, प्लस वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग भी होती हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता चलता कि उनके जो पिक्यूलियर डिजाइन्स हैं उनका पर्पस क्या है और वो ऐसे क्यों हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही अट्रैक्टिव भी होते हैं और साथ ही साथ पजलिंग भी होते हैं, इसीलिए लोग उनके बारे में और जानना चाहते हैं। Specifically, two scientific studies have sought to understand the purpose and underlying mechanism of zebra's unique stripes. Study 1, the case of Allison and Stephen Cobb study. तो पहली स्टडी है, researcher couple Allison and Stephen Cobb conducted an experiment that explored the idea of zebra stripes, helping to keep them cool, and shared that thermoregulation was the primary function of zebra stripes. तो इस स्टडी ने बताया कि thermoregulation is the main purpose of these stripes. They measured the temperatures of black and white stripes on two zebras throughout separate sunny days in Kenya. There was a 12 to 15 degrees Celsius difference between zebra stripe temperatures throughout the middle 7 daytime hours. तो उन्होंने क्या देखा कि जो ब्लैक स्ट्राइप है और जो व्हाइट स्ट्राइप है दोनों के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस है. They shared that the movement of sweat away from the skin is accelerated by the surfactant equid protein latherin, a vital component of cooling in race horses. They noted that latherin decreases the surface tension of the sweat, facilitating evaporative cooling at the hair tips. Their theory was that the abrupt temperature difference between the stripes causes chaotic air movement above the hair surface, thus enhancing evaporative heat dissipation. तो उन्होंने क्या देखा कि इनकी स्किन है, जो जिब्रास की स्किन है, उसमें एक
प्रोटीन है सर्फैक्टेंट लिक्विड प्रोटीन लैथरीन, जो कि उनकी स्किन को कूलिंग देता है। अब वो क्या करता है, वो स्वेट को इवेपोरेट होने में हेल्प करता है, तो स्वेट जल्दी जल्दी उनकी स्किन की सरफेस से चला जाता है, जिससे कि वो कूल रहते हैं। द स्टडीज टू, दिस इज द केस ऑफ प्रोफेसर टिम कैरोज एक्सपेरिमेंट। एक और एक्सपेरिमेंट हुआ ज़ीब्रा स्ट्राइप्स के बारे में। प्रोफेसर कैरो एंड 4 other researchers investigated what deters horseflies from landing on zebras। ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से हॉर्स फ्लाइज जिब्रा की बॉडी के ऊपर बैठती नहीं है। Their experiment involved close-up observations of fly behavior around zebras. They also observed the flies' interactions with domestic horses, some of which were dressed in striped jackets and others left without. The results of the study showed that flies approached all three groups, the zebras, the horses with striped jackets, and the plain horses similarly. However, they behaved differently around the zebras and the horses with striped jackets. Flies approaching these animals merely bounced off, whereas they could land on plain horses. अब वो फ्लाइज क्या करती थी, प्लेन स्किन वाले हॉर्सेस के ऊपर तो लैंड कर जाती थी, लेकिन जितने भी जिब्रास होते थे या फिर स्ट्राइप्ड जैकेट्स वाले हॉर्सेस होते थे, उनके ऊपर से बाउंस बैक कर जाती थी। The researchers concluded that the sharply outlined and thin stripes are the deterrent to horseflies, as it is the occurrence of only large monochrome dark patches that are highly attractive to horseflies at close distance. जब हॉर्सफ्लाई किसी जानवर के पास पहुंच जाती है, तो वो उसी जानवर की स्किन पर लैंड करती है जो कि कंटिन्यूस एक ही डार्क कलर की होती है। अगर उसमें डार्क लाइट पतली पतली स्ट्राइप्स होती हैं, तो वो डर जाती हैं और उसकी बॉडी पर लैंड नहीं करती हैं। इसीलिए हॉर्स फ्लाइज जीब्रा और स्ट्राइप्ड जैकेट्स वाले हॉर्सेस के ऊपर लैंड नहीं करती हैं। तो ये हमने पढ़ी 2 स्टडीज जिब्रास के बारे में, और हमने ये क्वेश्चन तो आंसर कर ही लिया है। इंट्रिग्विंग एनिग्मा का मतलब क्या है, दैट द स्ट्राइप्स ऑन द जिब्रा आर बोथ फैसिनेटिंग एंड पजलिंग। सप्लाई द रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग इन फ्रेज 2। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जिब्रा स्ट्राइप्स एंड थर्मोरेगुलेशन। तो हमने एक फ्रेज यूज करना है इन दोनों चीजों का रिलेशन बताने के लिए, जिब्रा स्ट्राइप्स, थर्मोरेगुलेशन। तो हम क्या कह सकते हैं, थर्मोरेगुलेशन इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द जीब्रा स्ट्राइप्स। तो हम यहाँ पे जो फ्रेज देंगे वो है प्राइमरी फंक्शन। इस फ्रेज से हम इन दोनों का रिलेशनशिप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, complete the sentence with an appropriate inference. The choice of middle daytime hours is likely driven by the need to study zebras under the condition of dash. अब उन्होंने मिडल डे टाइम आवर्स ही क्यों सिलेक्ट किया, उन्होंने कहा कि 7 घंटे का टाइम था दिन का, जब उन्होंने देखा कि उसके स्ट्राइप्स का जो टेम्परेचर है उसमें क्या डिफरेंस है, तो उन्होंने यही वाले टाइम्स क्यों सिलेक्ट किए, बिकॉज ऑफ द सनलाइट। These were the time of peak heat and direct sunlight. तो उन्होंने ऐसा टाइम इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि जब डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी जिब्रा की बॉडी पर, तब उसकी स्ट्राइप्स में थर्मोरेगुलेशन का क्या इफेक्ट हो रहा है उसे स्टडी करना और इजियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें बताना है इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए कौन सा एडजेक्टिव नहीं यूज हो सकता, कोलैबोरेटिव, ऑब्जर्वेशनल, एनालिटिकल, फिक्शनल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फिक्शनल। फिक्शनल मीन समथिंग विच इज नॉट ट्रू, और ये जो एक्सपेरिमेंट्स थे ये टोटली नॉन फिक्शनल थे, तो यहाँ पे फिक्शनल इज द रॉन्ग एडजेक्टिव। इन द एब्सेंस ऑफ लैथरीन, व्हाट इज द लाइकली कॉन्सिक्वेंस। जब जिब्रा की स्किन में लैथरीन नहीं होगा तो क्या होगा, लैथरीन क्या करता है, थर्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है, तो ए तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, बी भी नहीं हो सकता, इम्पेयर्ड स्वेटिंग होगी ना, क्योंकि जो उसका स्वेट है वो इवेपोरेट नहीं हो रहा, तो बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो जाएगी। तो जब जिब्रा की स्किन में लैथरीन नाम का प्रोटीन नहीं प्रोड्यूस होगा तो उससे क्या होगा, इम्पेयर्ड स्वेटिंग होगा। The text makes a mention of the studies being published. What implication does this hold for the readers? तो इससे रीडर्स को ये पता चलता है कि जब ये स्टडीज पब्लिश कर दी गई हैं, इसका मतलब है कि ये स्टडीज की काफी बार रिव्यू हुई है, काफी स्क्रूटनी हुई है, और ये स्टडीज रिलायबल है। रीडर्स इन्हें पढ़कर इन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये स्टडीज हैं जो ये बिल्कुल सही है।
Which of the following can we cite as an example to explain the meaning of deterrent? तो इन चारों सेंटेंसेस में से deterrent का सबसे बेस्ट जो मीनिंग जैसा कि पैसेज में यूज हुआ है किस सेंटेंस में है? Installing security cameras on a property will act as a deterrent for burglars. ये सही है. Means जब किसी प्रॉपर्टी पर कैमरास लगा दिया जाएंगे, सिक्योरिटी कैमरास, तो उससे चोर नहीं आएंगे, वो प्रिवेंट होंगे. यही था हमारे पैसेज में भी इसी तरह से यूज हुआ था. तो आंसर क्या होगा? ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ द पर्पस ऑफ द ज़ीब्रा स्ट्राइप्स एग्जामिन इन 30 to 40 वर्ड्स हाउ द फाइंडिंग्स इन कॉर्ब स्टडी एंड कैरोस एक्सपेरिमेंट अलाइन और डिफर. अलाइन यानी कि वो उनमें सिमिलैरिटी ये है कि दोनों स्टडीज ये कहती है कि ज़ीब्रा की स्ट्राइप्स का कोई पर्टिकुलर पर्पस है और दोनों के अपने अपने स्टडीज हैं. कॉर्ब्स की स्टडी कहती है दैट ज़ीब्रा स्ट्राइप्स हेल्प इन थर्मोरेगुलेशन एंड प्रोफेसर कैरोस की स्टडी कहती है दैट द स्ट्राइप्स डेटर हॉर्स फ्लाइज. तो हमने यहाँ पे बताना है कि दोनों की सिमिलैरिटी क्या है और दोनों के डिफरेंस क्या है. अब आता है हमारा सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स का. और यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा है कि जितनी भी डिटेल्स हैं वो इमेजिनरी हैं और रियल लाइफ से उनका कोई लिंक नहीं है. क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ऑप्शन है, हमें कोई भी एक नोटिस अटेम्प्ट करना है. You are Asha, the activity coordinator of Womaji Public School, Mumbai. Your school is organizing an excursion to Elephanta Caves for students of class 11. Interested students will need to make a payment of 500. तो हमने इस चीज का नोटिस बनाना है, स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगेगा और आपने नेसेसरी डिटेल्स भी डालनी है और ये भी लिखना है कि पेरेंट कंसेंट स्लिप भी देना जरूरी है जो कि एक्टिविटी रूम से मिल जाएगी. तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें सिर्फ 50 वर्ड्स में इंक्लूड करके नोटिस लिखना है. देखिए यहाँ पे मैंने एक सैंपल नोटिस लिखा है. पहले स्कूल का नाम आ गया, फिर आ गया नोटिस, फिर आ गई डेट, उसके बाद हमारा टाइटल एक्सकर्शन फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 टू एलिफेंटा केव्स, फिर आ गया हमारा बॉडी द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ ट्रिप फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 और फिर हमने डेट डाल दी ऑन 27 जनवरी 2024. The bus shall leave the school at 8:30 a.m. and return by 5 p.m. Parents will have to pick their words from the school. The fee is 500. Interested students are required to submit parent consent slip and payment to the undersigned by 10 January. The slips are available in the activity room. और फिर नीचे जिसने ये नोटिस इशू किया है, आशा, एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर, as given in the question, and then we will draw a box around the notice. Right, so this is enough for gaining the full marks. Next question देखते हैं. You are Mr. Afzal Ansari, RWA Secretary of your residential society. तो आप इवनिंग वॉक करने निकले थे, आपको एक छोटा सा फॉक्स लेदर का बैग मिला जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स और कैश भी था. आपने एक नोटिस लिखना है नोटिस बोर्ड के लिए और ओनर को कहना है कि अपना बैग आइडेंटिफाई करो और ले जाओ. तो ये देखिए ये नोटिस है, न्यू हाई सोसाइटी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन. तो आपने कोई भी नाम दे दिया. नोटिस, फिर आ गई डेट, फिर आ गया टाइटल बैग फाउंड. दिस इज टू इन्फॉर्म, दिस के बाद इस भी आएगा, दिस इज टू इन्फॉर्म रेजिडेंट्स दैट अ फॉक्स लेदर बैग हैज बीन फाउंड इन द पार्क लास्ट इवनिंग. द ओनर कैन कलेक्ट इट फ्रॉम द रिसेप्शन रूम बिटवीन 3 PM to 8 PM ऑन प्रोवाइडिंग सफिशिएंट आइडेंटिफिकेशन. और फिर ये नोटिस इशू किया है अफजल अंसारी, सेक्रेटरी. और इसके आसपास ही बॉक्स बना देंगे. इस तरह से हम नोटिस लिखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से एक चॉइस है, 50 वर्ड्स में हमें अटेम्प्ट करना है. पहला है इनविटेशन का. यू आर वी गजेंद्र, द सेक्रेटरी ऑफ द लिटरेरी क्लब ऑफ मॉडल पब्लिक स्कूल वेलोर. योर क्लब मेंबर्स आर स्टेजिंग एंटोन चेकोव्स प्ले अंकल वान्या एज पार्ट ऑफ द एनुअल शोकेसिंग. Draft an invitation in not more than 50 words for Mr. Mohan Rakesh, noted theatre and cinema artist and chairperson of the Drama School, Chennai, requesting him to be the guest of honor for the event. अब देखिए ये एक फॉर्मल इनविटेशन है और इसे हम एक लेटर टाइप फॉर्मेट में लिखेंगे क्योंकि हम एक पर्टिकुलर पर्सन को भेज रहे हैं. तो इसमें हम फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट पूरा लिखेंगे. सेंडर्स एड्रेस, डेट, डेजिग्नेशन ऑफ रिसीवर, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, फिर कंटेंट आएगा इनविटेशन का जिसे हम बॉडी कहते हैं और फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. और जो कंटेंट है, कंटेंट में हमें क्या क्या कुछ लिखना है, पर्पस ऑफ द इनविटेशन, डेट, टाइम इवेंट का और उसका वेन्यू. ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हमें देनी है. तो इस तरह से आप ये इनविटेशन लिखेंगे एंड यू डोंट हैव टू एक्सीड 50 वर्ड्स.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर सिमरन सोडी, द पर्सनल असिस्टेंट ऑफ द आईजी पुलिस चंडीगढ़. द आईजी हैज रिसीव्ड एन इनविटेशन फ्रॉम द विमेंस इंस्टीट्यूट फॉर सेल्फ डिफेंस चंडीगढ़ to preside over the graduation ceremony of the current batch of women cadets and address them. You draft a formal reply on behalf of IG to the chairperson of WISDC accepting the invitation. Write this reply and include all the necessary details. So this is a formal reply. हम फॉर्मल रिप्लाई भी एक फॉर्मल लेटर की तरह ही लिखेंगे, लेकिन हम थर्ड पर्सन में लिखेंगे. ठीक है, बस ये एक डिफरेंस है. फॉर्मेट वही रहेगा, सेंडर्स एड्रेस, डेट, डेजिग्नेशन ऑफ रिसीवर, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, फिर आएगा कंटेंट ऑफ द रिप्लाई एंड देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. अब रिप्लाई के कंटेंट में हमें क्या लिखना है? एक तो हमें थर्ड पर्सन में लिखना है, मींस हम ये कहेंगे सिमरन सोडी इज थैंकफुल टू WISDC फॉर इनवाइटिंग हर टू द ग्रेजुएशन सेरेमनी. इस तरह से लिखना है, आई नहीं लिखना, सिमरन सोडी थर्ड पर्सन. और फिर हम ये भी लिखेंगे कि जिस दिन शी विल बी अवेलेबल एंड शी विल अटेंड द ग्रेजुएशन सेरेमनी ऑन, हम कोई भी डेट लिख दो क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दी, एट दिस टाइम एट दिस वेन्यू, जो भी हमें एक्सपेक्टेड है कि ये फंक्शन कब होगा, कहाँ होगा, उस तरह से हम लिख देंगे. Now we see the next question. Again we have a choice, 2 questions, we have to attempt any one. As Sarah Alter, a student at the Lotus World Residential School Nainital, you have observed the littering issue in and around the city during the tourist season. Discuss the environmental and community impact of this littering problem caused by most tourists and suggest measures to address it in a letter to the editor of the Himalayan Bugle. तो हमें बताया गया है कि एडिटर किस चीज का है? द हिमालयन बगल का. एंड हमारे पास क्यूज भी दी गई हैं जो कि हम इंक्लूड कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन ऑफ द इशू, कॉन्सिक्वेंसेस, एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट ऑन द कम्युनिटी, सॉल्यूशंस, अपील फॉर अवेयरनेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अ क्लीन एनवायरनमेंट. ठीक है, तो इस तरह से हमें ये लेटर टू द एडिटर लिखनी है. फॉर्मल लेटर है, उसका फॉर्मेट तो हम सबको पता है. अब जो बॉडी है उसमें कंटेंट में हम क्या क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले जब हम इंट्रोडक्शन देंगे तब हम बता सकते हैं कि लेटर क्यों लिख रहे हैं. बिकॉज द कॉज ऑफ कंसर्न इज द लिटरिंग ऑफ द टूरिस्ट प्लेस, द प्लेस कॉल्ड नैनीताल. एंड इशू थोड़ा सा बताएंगे और फिर बॉडी में हम उसे इलेबोरेट करेंगे कि लिटर से एनवायरनमेंट में क्या इम्पैक्ट हो रहा है और नेचुरल ब्यूटी खराब हो रही है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जिससे कि फ्लोरा फौना डेड हो रहा है और कितने जानवर भी मर जाते हैं इन्हें खाने से. हेल्थ हैजर्ड्स होते हैं बिकॉज पेस्ट और इंसेक्ट्स बढ़ जाते हैं जिससे डिजीजेस फैल सकती हैं और टूरिज्म इंडस्ट्री पर भी असर पड़ता है. फिर हम रिकमेंडेशंस देंगे कि किस तरह से इसे प्रिवेंट किया जाए. एडिशनल वेस्ट बिन्स लगाने चाहिए इंपॉर्टेंट एरियाज में जहां पे ज्यादा टूरिस्ट आता है, नहीं तो फाइन्स इम्पोज करने चाहिए ताकि लोग ऐसे गंद ना फैलाएं. पब्लिक अवेयरनेस करनी जरूरी है. एजुकेशनल कैंपेन्स किए जा सकते हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले कैसे लिटरिंग करने से कितना हार्म हो रहा है. और कंक्लूजन में हम समराइज करेंगे और हम एडिटर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस इशू को हाईलाइट करें अपनी एडिटोरियल में, अपने पब्लिकेशन में, ताकि लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंच सके कि कितना इम्पोर्टेंट है जगहों को साफ रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉब एप्लीकेशन एंड बायोडेटा का. यू आर विहान कपाड़िया, अ रीसेंट कॉमर्स ग्रेजुएट फ्रॉम द नेशनल कॉलेज ऑफ कॉमर्स सूरत, looking for a job. You came across the following advertisement in the classified column of a national daily. You think the job requirements are a good fit for your skills or personality. Write a letter along with your biodata expressing your interest in the advertised post. और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है स्टार भारत लीवर लिमिटेड 12 ग्रेटर कैंट 1 हैदराबाद wanted marketing executives for launching of new products, all zones of Andhra Pradesh and Telangana, driven goal-oriented fresh commerce graduates with good communication skills and the ability to multitask may apply. Working knowledge of AI tools mandatory. Apply within 7 days to the manager HR. ठीक है, तो अब इसके आंसर में सबसे पहले हमारी कवरिंग लेटर आएगी जिसमें हम एडवर्टीजमेंट को रेफर करेंगे कि आपकी एडवर्टीजमेंट आई थी और उसके बिहाफ में हम आपको अप्लाई कर रहे हैं इस जॉब पोस्ट के लिए. और फिर हम ये भी बताएंगे कि हम उस जॉब के लिए सूटेबल हैं, कैसे हैं. तो आप अपने कुछ स्किल्स बताएंगे जिनकी बेसिस पर आप कहेंगे कि आप सूटेबल हैं और फिर आप कहेंगे कि आप अप्लाई कर रहे हैं. और साथ में अगर आप
अपना बायोडेटा इनक्लोज कर रहे हैं तो एंड में आप लिखेंगे एनक्लोजर बायोडेटा। और फिर बायोडेटा में आप अब 4 चीजें इंक्लूड करनी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सेल्फ की प्रोफाइल, जिसमें कि आपका नाम आता है, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस। उसके बाद आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप एक टेबल में देते हैं। और फिर आता है एक वर्क एक्सपीरियंस, अगर पहले आपने कहीं काम किया है लेकिन आप तो एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो आप अगर कोई इंटर्नशिप की है तो वो लिख सकते हैं। और फिर रेफरेंसेस मींस आप अपने किसी प्रोफेसर या जहां आपने इंटर्नशिप की वहां पे आपके जो मेंटर थे उनका कांटेक्ट डिटेल्स दे सकते हैं रेफरेंसेस में। जैसे कि हमें ये आंसर जॉब एप्लीकेशन एंड बायोडेटा 120 से 150 वर्ड्स में लिखना होता है, तो हम बायोडेटा को बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं करेंगे। ये जो 4 इंपॉर्टेंट सब हेडिंग्स हैं ये आप डालेंगे एंड इसके अलावा ज्यादा डिटेल्स नहीं इंक्लूड करेंगे, नहीं तो आपका वर्ड लिमिट एक्सीड हो जाएगा। नेक्स्ट वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग। यहाँ पे हमारे पास चॉइस रहती है, एक आर्टिकल का क्वेश्चन है और एक रिपोर्ट का। With the rise of social media platforms and the ease with which information can be shared online, false information can have dire consequences. Write an article for the local daily in 120 to 150 words, highlighting the problem of the growing menace of fake news and misinformation, analyzing the issue and provide suggestions to tackle it. You are Kavita Banerjee from Siliguri, West Bengal. एंड हमारे पास क्वेश्चन में कुछ उन्होंने क्यूज भी दी हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं आर्टिकल में। क्यूज ये दी हुई हैं, व्हाट इज फेक न्यूज, व्हाई इट इज सो सिग्निफिकेंट इन द एज ऑफ सोशल मीडिया, एनालाइज द इशू, मिस इन्फॉर्मेशन कैसे लोगों की ओपिनियन बनाता है और उसे असर डालता है, क्या चैलेंजेस है लोगों के सामने ताकि वो फेक न्यूज की स्प्रेड को रोक सके, कैसे हम फेक न्यूज को रोक सकते हैं, क्या ऐसे मेजर्स हैं जिन्हें लिया जा सकता है ताकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज ना फैले, और कैसे लोग चेक कर सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है वो सही है या नहीं है, एंड हाउ डज द इशू ऑफ फेक न्यूज अफेक्ट द लोकल कम्युनिटी, एंड व्हाट लोकल रिसोर्सेज और ऑर्गेनाइजेशंस कैन हेल्प टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ फेक न्यूज। अब देखिए, सबसे पहले हमारा टाइटल आएगा आर्टिकल का। टाइटल 5 या 6 वर्ड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। बाय लाइन में हमारे पास नाम दिया हुआ है क्वेश्चन में, किसने लिखा है, ये कविता बैनर्जी, तो आप यही नाम लिख देंगे बाय लाइन में। फिर आप पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन देंगे, फेक न्यूज क्या होती है और फेक न्यूज के फैलने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। फिर आप ये बताएंगे कि आप इलेबोरेशन करेंगे, डिटेल में बताएंगे, कुछ एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं कैसे इंसिडेंसेस हुए हैं फेक न्यूज फैलने की वजह से और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इसे चेक करना। और फिर आप बताएंगे कि मिस इन्फॉर्मेशन क्या होती है, उसकी वजह से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। और कंक्लूजन में आप बताएंगे अपने ओपिनियंस, अपने कमेंट्स, अपने एक्सपीरियंसेस भी बता सकते हैं और फिर आप लोगों को सुझाव दे सकते हैं कि फेक न्यूज से बचें कैसे, और वार्निंग भी दे सकते हैं कि अगर फेक न्यूज को ना रोका गया तो किस तरह से वो हमारी सोसाइटी को खराब कर सकती है। आपको सजेशंस भी दे सकते हैं सोशल मीडिया के बेसिस पर कैसे फेक न्यूज को प्रिवेंट किया जाए, यूजर्स कैसे चेक कर सकते हैं कि न्यूज फेक है या सही है, स्कूल्स किस तरह से स्टूडेंट्स को इस चीज के बारे में अवेयर कर सकते हैं, किस तरह से डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स रन किए जा सकते हैं ताकि बच्चे फेक न्यूज के चंगुल में ना फंसे। लोकल पर्सपेक्टिव में आप बता सकते हैं कि किस तरह से किसी भी कम्युनिटी में अनरेस्ट आ सकता है बिकॉज ऑफ फेक न्यूज और क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है फेक न्यूज को प्रिवेंट करना। ठीक है, इस तरह से आपने फेक न्यूज के बारे में ये आर्टिकल लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो इसकी चॉइस में है वो है रिपोर्ट राइटिंग। यू आर रिद्धि शेखावत, स्टडिंग इन आजाद स्कूल भोपाल MP. Your school has adopted a village as a social responsibility initiative. Every month, students visit the village and carry out literacy and numeracy programs, including a fun-filled summer mela for adults and children. Use the given cues on the next page along with your own ideas to write a report in 120 to 150 words. अब जो cues है वो है what is the initiative, what are the key components and main objective of the initiative, how often are the visits, about the summer camp, specific activities, events and benefits, positive changes in the village and students and future plans. तो ये क्या है, आपके विलेज में जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो जाते हैं और वो वहां पर एक
मेला ऑर्गेनाइज करते हैं और एक समर कैंप लगाते हैं, तो आपने उसके बारे में रिपोर्ट लिखनी है। तो सबसे पहले तो स्कूल मैगजीन की रिपोर्ट का फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे। एक हेडिंग या टाइटल आएगा और बाय लाइन आएगी और फिर हम उसकी डिटेल्स देंगे। रिपोर्ट में ये चीजें डालनी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने ऑर्गेनाइज किया था इवेंट, कहाँ पर किया था और कब किया था, इवेंट क्या था और कैसे ऑर्गेनाइज किया गया था, और फिर आप बताएंगे कि क्या लोगों की ओपिनियन है इस इवेंट के बारे में और कैसा रिस्पॉन्स मिला इस इवेंट को। ठीक है। अब जो हेडिंग है वो तो टाइटल है, वो आपने अपनी क्रिएटिविटी से लिखना है और बायलाइन में नाम आएगा कि किसने लिखा है, वो है रिद्धि शिखरवर। तो अब जो कंटेंट है रिपोर्ट का, उसमें हम क्या क्या लिखेंगे। पहले तो हम इनिशिएटिव के बारे में बताएंगे कि क्या इनिशिएटिव है, कैसे इसे स्कूल के बच्चे पूरा करते हैं, कैसे वो एक विलेज को अडॉप्ट करते हैं और क्या एम है इसका। विलेज को अडॉप्ट करके वो क्या करते हैं, एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं, एंड और क्या इसके कंपोनेंट्स हैं, वो लिटरेसी एंड न्यूमरेसी प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं ताकि वो इन लोगों को एम्पावर कर सके और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सके। ये जो विजिट्स हैं ये हर महीने होती हैं या उनकी क्या कंसिस्टेंसी, हर हफ्ते होती हैं, और इसमें वो किस तरह का सपोर्ट देते हैं इन गांव के लोगों को, उनको एजुकेशनल सपोर्ट देते हैं। और फिर जो समर कैंप लगा था उसके बारे में कि समर कैंप में क्या क्या एक्टिविटीज हुई, क्या क्या इवेंट्स हुए, क्या हाइलाइट्स थी, मीन्स कोई स्पेशल अट्रैक्शन थी, कौन से फन फील्ड इवेंट्स थे जैसे कि स्टोरी टेलिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट वर्कशॉप, टैटू मेकिंग, है ना, कोई गेम्स भी हो सकती है एजुकेशनल। तो इस तरह से आपने लिखना है कि जो कैंप था इसमें क्या क्या कुछ था और उससे क्या बदलाव आ रहा है गांव में, लोगों में, स्टूडेंट्स में जो कि ये कैंप को ऑर्गेनाइज करते हैं वो भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, लीडरशिप क्वालिटीज आ गई हैं, एम्पैथी आ गई है, एंड दे ऑल्सो फील दैट इट इज इम्पोर्टेंट टू गिव बैक टू द सोसाइटी। और फिर एंड में हम लिखेंगे फ्यूचर प्लान्स क्या है। मीन्स हम क्या सोचते हैं कि फ्यूचर में ये जो हमारे कैंप्स हैं जिससे हमने विलेज को अडॉप्ट किया हुआ है, इससे इसमें क्या फर्क पड़ेगा। वो लोग ज्यादा सस्टेनेबल हो जाएंगे, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी और लॉन्ग टर्म चेंजेस हो जाएंगे जब एजुकेशन से उन्हें बेनिफिट मिलेगा। इस तरह से आप ये रिपोर्ट लिखेंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पर, लिटरेचर एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग। ये है सेक्शन सी। सबसे पहले आता है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हमारी पोएम से। ये पोएम है माय मदर एट 66। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। What is the primary purpose of the poet recalling the memory of the drive with the mother? Option A, to provide a detailed account of her experience. Option B, to demonstrate the correct idea of her mother's age. Option C, to evoke a powerful image of the mother's aging. Option D, to convey her own emotions during the drive. अब हमारा जो एक्सट्रैक्ट है उसमें वो कहती है, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज, ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। तो इससे क्या पता चल रहा है कि वो अपने मदर की जो अपीयरेंस है उसे डिस्क्राइब कर रही है कि उसकी मदर अब बूढ़ी हो रही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज व्हाट डज द फ्रेज बिसाइड मी एम्फसाइज, मीन्स मेरी माँ मेरे साथ बैठी हुई थी, तो कहना चाहती है कि वो अपनी माँ के बहुत क्लोज है। नेक्स्ट इज कंप्लीट द सेंटेंस, द कंपैरिजन ऑफ द मदर टू अ कॉप्स सजेस्ट दैट हर मदर इज क्लोज टू डेथ। जब वो अपनी माँ को एक कॉप्स, एक डेड बॉडी के साथ कंपेयर करती है, दैट सजेस्ट दैट हर मदर इज क्लोज टू डेथ। हाउ कैन द कार जर्नी टू द एयरपोर्ट बी सीन एज अ मेटाफर फॉर द पैसेज ऑफ टाइम? तो यहाँ पे हमें बताना है कि जिस तरह से उसकी कार उसकी डेस्टिनेशन एयरपोर्ट की तरफ जा रही है, इसी तरह जो लाइफ है वो भी अपने एंड की तरफ जा रही है, जो कि हमें उसकी मदर में डिपिक्ट होता है कि उसकी माँ भी अपनी एंड की तरफ प्रोसीड कर रही है। सो जर्नी है, कार की जर्नी है जो कि एयरपोर्ट की तरफ जा रही है और माँ की जर्नी है जो कि डेथ की तरफ जा रही है। आइडेंटिफाई द मूड ऑफ द स्पीकर इन द एक्सर्प्ट। तो इसमें हम कह सकते हैं शी इज सैड, शी इज मेलंकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द मोस्ट लाइकली इफेक्ट ऑफ द इंजैबमेंट इन द फर्स्ट थ्री लाइन्स। फर्स्ट थ्री लाइन्स इंजैब मीन्स एक ही सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है तीन लाइन्स में।
It creates a pause. No. It suggests the continuity of the drive and the passage of time. It creates a sense of tension and foreboding in the reader. It suggests a sudden shift in the speaker's thoughts. Answer is option B. It suggests the continuity of the drive and the passage of time. पंक्चुएशन मार्क नहीं है लाइंस के एंड पर तो हमारा एक ही सेंटेंस फ्लो करता रहता है नेक्स्ट लाइंस में, जिससे कि हमें ऐसा लगता है कि कॉन्टिन्यूटी है, एक ही बात चल रही है। जिस तरह से उसकी गाड़ी भी कंटिन्यूसली चलती जा रही थी, इसी तरह से उसकी पोएम भी कंटिन्यूसली चलती जा रही है। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ring by ordeal she is mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. Aunt Jennifer's tigers का extract है। पहला question, select the phrase that suggests that the speaker is contemplating the future. She says, when aunt is dead. So this is future, जब aunt मर जाएगी। Next question, complete the sentence by using the term terrified hands. The poet is suggesting, तो जब वो बोलती है terrified hands, तो वो क्या कहना चाह रही है? वो कहना चाह रही है कि आंट की पूरी बॉडी, the whole body of the aunt is scared of the husband. अभी वो अपने हाथों से एम्ब्रॉयडरी कर रही है, तो इसलिए वो कह रही है terrified hands. But actually, the entire Aunt Jennifer is terrified. So her hands are also trembling and she is not able to do the work that she is doing right now. So list any one way that Aunt Jennifer's ordeals have symbolically mastered her. अब देखिए, इसमें आपको सिर्फ एक तरीके से बताना है कि किस तरह से आंट जेनिफर की ऑर्डियल्स ने उसे मास्टर कर लिया है। तो इसमें आप बता सकते हैं इमोशनली उस पर कंट्रोल कर लिया है, इसलिए वो डरी हुई है। इसमें आप कह सकते हैं कि उस पर फिजिकली कंट्रोल कर लिया है, इसलिए उसके हाथ कांप रहे हैं और वो एम्ब्रॉयडर नहीं कर सकती। ठीक है, तो आप इसमें इन दोनों में से कोई भी एक तरीका बता सकते हैं जिस वे से आंट जेनिफर की ऑर्डियल्स ने उसे मास्टर कर लिया है। What is the poet's purpose to employ contrast in the given lines? वो इस लाइन में contrast क्यों शो कर रहे हैं? अब हम अपने एक्सट्रैक्ट पर चलते हैं। वो कहते हैं, when aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed by ordeal she is mastered by. The tigers that she made in the panel will go on prancing, proud and unafraid. तो आंट तो स्टिल हो जाएगी, मर जाएगी, लेट जाएगी एक जगह पर, और वो जो टाइगर्स है वो अभी भी दौड़ते घूमते रहेंगे जंगल में निडर होकर। तो ये एक कॉन्ट्रास्ट बनाया गया है। ये कॉन्ट्रास्ट क्यों दिखाया गया है? टू ब्रिंग आउट द पैरेलल बिटवीन हर फियर एंड द अनअफ्रेड टाइगर्स, टू एम्फसाइज द फ्लीटिंग नेचर ऑफ हर आर्टिस्टिक क्रिएशन compared to the enduring struggles of her life, to present the ability to create something beautiful despite being surrounded by monotony, to highlight the juxtaposition between Aunt Jennifer's mortality and the eternal unafraid prancing of the tigers. So our answer is option D. Just juxtaposition means to be opposite. जब कोई दो opposite चीजें साथ में रख दी गई हो, और यहाँ पे opposite चीजें क्या है? आंट जेनिफर तो एक दिन मर जाएगी, लेकिन वो एम्ब्रॉयडरी में जो उसने टाइगर्स को एम्ब्रॉयडर किया है, जो कि अनअफ्रेड उस जंगल में दौड़ रहे हैं, वो हमेशा जिंदा रहेंगे, वो इटर्नल है। सो दिस इज द just juxtaposition between Aunt Jennifer's mortality and the eternal unafraid prancing of the tigers. Give one reason why one is more relevant as a title for the extract than two. Conquering fear, Aunt Jennifer's tigers. Hands of strength, Aunt Jennifer's ordeals. पहला टाइटल क्यों बेटर है? पहला टाइटल ये बताता है कि आंट जेनिफर्स के टाइगर्स विनर्स हैं और वो आंट जेनिफर्स की फीलिंग्स को पोर्ट्रे कर रहे हैं, उसकी इनर डिजायर को शो कर रहे हैं, इसीलिए वो टाइटल बेटर है। और जो दूसरा टाइटल है वो ये शो कर रहा है कि आंट जेनिफर की जो ऑर्डील्स हैं, जो जिंदगी की मुश्किलें हैं, उन्होंने आंट जेनिफर को ओवर पावर कर लिया है। अब जब आंट जेनिफर ने एक एम्ब्रॉयडरी बनाई जिसमें कि उसने वो टाइगर्स बनाए जो कि बिल्कुल निडर हैं और इधर उधर उस खुले जंगल में दौड़ रहे हैं, तो वो जो टाइगर्स हैं उनसे हमें पता लग रहा है कि आंट जेनिफर के डर पर उसने विजय पा ली है।
through these tigers. So tigers की importance तो तभी आएगी जब हम first वाला title use करेंगे. What does the tone of the speaker in these lines convey with reference to Aunt Jennifer? हमारे स्पीकर कहती है when Aunt Jennifer is dead, still her hand will be ringed in the ordeals. So इससे क्या पता लग रहा है that हमारी जो पोएट है, जो स्पीकर है, she is empathetic towards Aunt Jennifer and she understands her problems. Now we move to the next question. यहाँ पे भी extract है. Yes, I've taken the obvious step. I've talked to the psychiatrist friend of mine, among others. I told him about the third level at the Grand Central Station, and he said it was a waking dream wish fulfillment. He said I was unhappy. That made my wife kind of mad. So this is from the third level. Complete the following with reference to Charlie's decision to talk to a psychiatrist. The usage of the word obvious in obvious step suggests that, so वो कहता है that going to a psychiatrist was the obvious step. तो obvious step का क्या मतलब है? That it was normal to consult a professional for his problem. तो एक नॉर्मल चीज थी कि अब वो एक प्रोफेशनल के पास जाएगा, एक डॉक्टर के पास जाएगा सलाह के लिए. How can we say the psychiatrist's diagnosis of Charlie's encounter as a waking dream wish fulfillment was insightful in understanding the complexity of Charlie's experience? चार्ली का एक्सपीरियंस बहुत ही कॉम्प्लेक्स था और डॉक्टर ने ये कहा कि वो क्या है, वो है एक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. तो इस चीज को हम क्या कहेंगे कि डॉक्टर बहुत ही इंसाइटफुल था. मींस डॉक्टर ने उसके एक ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस को एक साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग दी. मींस उसने उसे एक साइकोलॉजिकल वे में अंडरस्टैंड किया कि उसका जो ये एक्सपीरियंस है ये क्या है. कंप्लीट द फॉलोइंग विद एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन. Charlie's wife's reaction implies a sensitivity to the suggestion of marital unhappiness. Then her becoming kind of mad can be viewed as a dash. Defensive stance, protective measure, expression of concern, assertion of privacy. शी वॉज बीइंग डिफेंसिव. वो अपना बचाव कर रही थी क्योंकि उसे ऐसे लगा कि सैम ये कहना चाहता है कि चार्ली की जो पागलपन है वो उसकी वाइफ की वजह से है, इसीलिए वो ऐसे गुस्सा हो गई थी जब उसके हस्बैंड ने उसे ये बताया. Which textual clue suggests that Charlie did just consult his psychiatrist friend? तो यहाँ पे हमारे पैसेज में दिया गया है among others. पैसेज में लिखा है Yes, I've taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine, among others. Means वो सिर्फ psychiatrist के पास नहीं गया, उसने और भी कुछ काम किए. Among others means कि उसने psychiatrist के पास जाने के अलावा और कुछ भी किया. Next passage है on the face of it say, I won't ever look different. When I am as old as you, I'll look the same. I'll still only have half a face. So you will, but the world won't. The world's got a whole face and the world's there to be looked at. Derry, do you think this is the world, this old garden? Mr. Lamb, when I'm here, not the only one, but the world as much as anywhere. Derry, does your leg hurt you? Mr. Lamb, tin doesn't hurt, boy. Derry, when it came off, did it? Mr. Lamb, certainly. Derry, and now, I mean, where the tin stops at the top? Mr. Lamb, now and then, in wet weather, it doesn't signify. What might Derry's certainty about not looking different as he grows older reveal? His coping mechanism, his open defiance, his payback to the society, his denial towards aging. Answer will be option A, his coping mechanism. Means उसका mind cope up कर रहा है उसकी reality के साथ, वो उसे accept कर रहा है कि उसकी appearance में कोई भी बदलाव नहीं आने वाला. So he is certain कि जैसे वो बूढ़ा होगा तो भी वो ऐसा ही लगेगा, उसका burnt face नहीं जाएगा. Mr. Lamb's analogy of the world having a whole face suggests that he wants to say that the world is complete and it is full of various perspectives.
मीन्स ये दुनिया में बहुत सारे अलग अलग नजरिए हैं, तो जो दुनिया है वो बहुत ज्यादा फुल है, कंप्लीट है. Derry's question, do you think this is the world, this old garden, were a taunting response? No, this is not a taunting response. Derry was very serious when he asks this. List any one way how Mr. Lamb's response, tin doesn't hurt boy, contribute to his characterization. तो जब मिस्टर लैम्ब कहते हैं tin doesn't hurt boy, तो इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है that he is practical, he has accepted. ये जो टिन की लेग है ये तो रहने ही वाली है, इसीलिए वो प्रैक्टिकल है और वो ऐसे कहते हैं that it doesn't hurt. हम ये भी कह सकते हैं that he is resilient, means he has bounced back and he is back to his normal self. He has come out of his disability and he has accepted it, and now he is not feeling weak about it. We can also say that he is humorous. He is trying to create humor by saying this. वो funny ले रहे हैं इस बात को, वो इसे इतना ज़्यादा serious नहीं बना रहे हैं. Next extract, Saul Bellow, who has consented to be interviewed on several occasions, nevertheless once described interviews as being like thumbprints on his windpipe. Yet, despite the drawbacks of the interview, it is a supremely serviceable medium of communication. These days, more than at any other time, our most vivid impressions of our contemporaries are through interviews. Dennis Bryan has written, almost everything of moment reaches us through one man asking questions of another. Because of this, the interviewer holds a position of unprecedented power and influence. Saul Bellow's comparison of interviews to thumbprints on his windpipe implies that he is uncomfortable. जब इंटरव्यू होती है, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, he feels uncomfortable. What is complex and multifaceted about the dual nature of the interview process? Dual nature क्या है? That it is essential also and it is uncomfortable also. Although interviews are uncomfortable, still they are very important and they are crucial. They are indispensable part of communication. Next question. Select the option that does not correspond with the view that an interview is a supremely serviceable medium of communication. Highly effective tool for training, versatile, impactful tool for training. It is not a tool for training. So this will be our answer. How do interviews play a pivotal role in helping shape public perceptions? Now, an interview provides you a direct communication with the personality, and there is unfiltered talk between the interviewer and the interviewee. So, the audience comes to know the reality, the truth about the person. Complete the following. The phrase everything of moment refers to everything of moment का क्या मतलब है? Everything of moment means all the crucial and important information and the crucial and important details. List one possible reason for the unprecedented power of interviewer. Interviewer के पास बहुत ज़्यादा power होती है, ऐसा क्यों है? इंटरव्यूअर्स के पास बहुत ज्यादा पावर है बिकॉज दे आस्क एंड दे फ्रेम द क्वेश्चंस, एंड उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑडियंस के क्वेश्चंस और उनके थिंकिंग पर बेस्ड होते हैं. इसी वजह से उनके पास बहुत ज्यादा पावर होती है जब वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं. नाउ द सेकेंड ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन इज, she said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. I will come at once. He accepted the fur coat, which the valet handed him with a deep bow, threw it over his rags, and followed the young lady out to the carriage, without granting the astonished blacksmith so much as a glance. But while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings. ये रैट ट्रैप से लिया गया है. इस पे बेस्ड पहला क्वेश्चन है वेदर ट्रू और फॉल्स. द पेडलर स्पोक टू द लेडी फ्लैटरिंगली, मीन्स जब वो उस लेडी से इतनी रिस्पेक्ट से बात कर रहा था, क्या वो उसकी झूठी तारीफ करने की कोशिश कर रहा था? आंसर है फॉल्स. वो उसको फ्लैटर करने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि वो तो बहुत ज्यादा
इज्जत से उससे बात कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, the writer of the story would agree to all of the following with reference to the extract except option A, the peddler felt a sense of assurance about the lady. Option B, the valet had to supervise the acceptance of the invite. Option C, the valet was accompanying the lady to be of assistance to her. Option D, the peddler knew how to behave in the presence of a lady. अब देखिए ऑप्शन ए सही है, ये तो सच में हो रहा था। पेडलर को जब वो लेडी इनवाइट करने आई तो उसे अश्योर्ड फील हो रहा था, अच्छा लग रहा था। ऑप्शन बी, वैलेट सुपरवाइज करने आया था कि क्या वो पेडलर इनविटेशन को एक्सेप्ट करता है या नहीं, ऐसा कुछ भी हमारे एक्सट्रैक्ट में नहीं है। वैलेट उस लेडी को अकंपनी कर रहा था, एडला को उसकी हेल्प कर रहा था, हाँ उसने फर कोट उठाया हुआ था तो ये भी सही है। पेडलर को पता था कि एक लेडी के सामने बिहेव कैसे करना चाहिए, वो उसकी रिस्पेक्ट कर रहा था। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, बिकॉज हमें ढूंढना है वो वाला चीज जो कि एक्सट्रैक्ट के साथ एग्रीमेंट में नहीं है, वो है ऑप्शन बी। What might have been the purpose of the friendly manner of the lady? अब एडला इतनी फ्रेंडली क्यों हो रही थी? तो हम क्या कह सकते हैं इसमें कि वो अपना जो एक सोशल गैप है, she was trying to bridge the social gap between the peddler and herself. तो वो इतनी अच्छी थी, इतनी काइंड थी, इतनी फ्रेंडली मैनर में बिहेव कर रही थी क्योंकि वो इस सोशल गैप को कवर अप करने की कोशिश कर रही थी। Complete the sentence. The stark contrast between the luxurious fur coat and the rags of the rat trap peddler symbolize dash. तो इसमें हम क्या लिखेंगे, वो क्या सिंबलाइज करता है? तो इसमें हम कह सकते हैं कि वो एक पॉजिटिविटी सिंबलाइज करता है फ्रॉम एडलाज साइड। एडला उसे एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना चाहती है, इसी वजह से वो उसके लिए इतना अच्छा फर कोट लाती है जिससे कि हमारे पेडलर को भी एक पॉजिटिव वाइब मिलेगी और उसे लगेगा कि हाँ वो उसकी बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं। Select the option that correctly displays the most likely reaction of the blacksmiths as the lady moved out her carriage. अब जब हमारा पेडलर उस लेडी के साथ बैठकर उसकी कैरेज में चला जाता है तो ब्लैकस्मिथ कैसे रिएक्ट करेंगे? Oh no, we've lost a new companion. Well, lucky chap, a stroke of good luck. Oh goodness, he must have been shocked. My word, that fur coat looked expensive. तो वो सब क्या सोचेंगे? लकी चैप, अ स्ट्रोक ऑफ गुड लक। अब देखिए ये जो ब्लैकस्मिथ्स है ये भी हमारे पेडलर के जैसे ही सोशल स्टेटस को बिलोंग करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगेगा ना कि हमारे में से एक व्यक्ति इतना लकी हुआ कि उसे ये यंग लेडी अपने साथ अपने घर ले गई, तो वो कहेंगे कि हाँ ये तो बहुत लकी है। How can we say that the peddler's thoughts in the carriage were far from pleasant? ये हमें एक्सट्रैक्ट से पता चलता है बिकॉज इसमें लिखा है ऑन द वे ही हैड evil forebodings, मीन्स उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, उसने एक क्राइम किया है और अब वो एक ट्रैप में फंसने वाला है। Answer any 5 of the 6 questions in about 40 to 50 words. How was Gandhi's strategy of sacrifice and non-violence in the Champaran Indigo movement a formidable catalyst for change? A formidable catalyst for change का मतलब ये है कि किस तरह से गांधी जी की जो रोल था चंपारण मूवमेंट ने, उसने हमारे इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसे तेज कर दिया। तो इस आंसर में हम क्या क्या वैल्यू पॉइंट्स लिख सकते हैं? 3 पॉइंट्स हैं, उनमें से आप कोई भी 2 पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं। पहला तो आप ये कह सकते हैं कि गांधी जी पर्सनली इन्वॉल्व थे इस मैटर में, और उनकी पर्सनली इन्वॉल्वमेंट होने से क्या हुआ, लोगों को ये पता लगा कि उन्होंने खुद ने रिस्क लेना है, चैलेंज एक्सेप्ट करना है, तभी वो कोई चेंज ला सकेंगे अपने देश में। और सेकेंडली उन्होंने हमारे लोगों को नॉन वायलेंस का मैसेज दिया, अहिंसा जिसे हम कहते हैं, और लोगों को ये रियलाइज हुआ कि नॉन वायलेंस के थ्रू भी वो अपनी बात
कह सकते हैं और उसे पूरा कर सकते हैं। और जो तीसरा पॉइंट है उसमें हम क्या कहेंगे, तीसरे पॉइंट में हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो एक प्रेसिडेंट थी, मीन्स एक एग्जाम्पल थी फॉर पीसफुल एक्टिविज्म। और उन्होंने हमारे देश के लोगों को ये मैसेज दिया कि हम इस तरह से शांति के साथ भी एक्टिविज्म मीन्स अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकते हैं और अपने देश को आजादी दिला सकते हैं। हाउ डज नेरूडा चैलेंज द कन्वेंशनल नोशन ऑफ स्टिलनेस इन द पोएम कीपिंग क्वाइट? अब कन्वेंशनल नोशन क्या है स्टिलनेस की, कि हम फिजिकली स्टिल रहें। स्टिलनेस का मतलब होता है ना कि हम मूव नहीं कर रहे, बस एक ही जगह पर स्टिल है, दैट इज स्टिलनेस। तो नेरूडा ने इस कन्वेंशनल नोशन को, कन्वेंशनल थिंकिंग को कैसे चैलेंज किया है? वो ये कहते हैं कि मेरा मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ फिजिकली स्टिल रहो, मेरा मतलब ये है कि आप इंट्रोस्पेक्ट करो। तो जब वो हमें कह रहे हैं इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, तो वो हमें कह रहे हैं सोचने के लिए। वो फिजिकल से बियॉन्ड जा रहे हैं, हमारे मेंटल लेवल पर जाकर कह रहे हैं अबाउट स्टिलनेस। तो वो कह रहे हैं कि जब हम स्टिल रहेंगे तो हम सोच पाएंगे अपने एक्ट्स के बारे में। और फिर वो सेकेंडली इसे साइलेंस के साथ रिलेट कर रहे हैं। जब हम स्टिल रहेंगे तो हम साइलेंट रहेंगे, हम किसी भी लैंग्वेज में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, और जब हम साइलेंट रहेंगे तब फिर से हम रिफ्लेक्ट कर पाएंगे अपने एक्ट्स पर। तो इस आंसर में आप ये दोनों चीजें इंक्लूड कर सकते हैं कि स्टिलनेस का अदरवाइज तो मतलब फिजिकल डिस मूवमेंट होता है, फिजिकल stillness to remain at one place, but Neruda goes beyond that and he is trying to say by remaining still that we will introspect and we will remain silent. Deduce why the act of M. Hamel writing Vive la France on the blackboard is considered symbolic. M. Hamel blackboard पर लिखते हैं Vive la France, which means long live France. तो ऐसा लिख के वो अपने क्लास के लोगों के अंदर एक देशभक्ति जगाना चाहते हैं। ये उनका एक एफर्ट है लोगों के अंदर अपने देश के लिए प्रेम जगाने का, और साथ ही साथ वो इसे एक सिंबल की तरह ट्रीट करते हैं अपनी कंट्री की तरफ अपना लव इंडिकेट करने के लिए, और जर्मन सोल्जर्स के अगेंस्ट, जर्मनी के अगेंस्ट अपना विचार प्रकट करने के लिए वो ऐसा लिखते हैं ब्लैकबोर्ड पर। How does the concept of a bower quiet align with Keats' idea that a thing of beauty becomes a timeless source of solace and inspiration? So इस आंसर में हम लिखेंगे that a bower is a quiet and a shady place. It is peaceful. और ऐसी जगह पे such a place gives us peace, solace and a reason to live. So the poet John Keats has said that a bower is a thing of beauty. And why it is a thing of beauty? Because it provides us peace and it is a quiet place and it is shady. So where we can sit and relax, and that is why it gives us a reason to live. It is a thing of beauty. In what ways does Sophie's claim of meeting Danny Casey contribute to our understanding of the complexities of her relationships within her family? Now, why does Sophie only select Danny Casey? Because her men in her family, her father, her brothers, they are fans of football, and Danny Casey is a football player. So this shows that Sophie wants acceptance from her family. She desires acceptance from her family, and she feels that if she will say that she had met Danny Casey, who is a big, great footballer, then her family will accept her, they will acknowledge her. And we can also say that maybe it indicates that her parents and her relationship is not very healthy. It is a strained relationship. There is a communication gap.
and that is why she is trying to bridge that gap by saying that she met Danny Casey. Why was the discovery of Stephen Spender's book The God That Failed a moment of illumination for Ashokamitra? अब जैसे ही अशोकामित्र ने एक रिड्यूस प्राइस बुक के ऊपर स्टीफन स्पेंडर का नाम देखा तो उन्हें लगा कि हाँ, अरे ये तो कोई पुरानी चीज है जो मुझे याद आ गई। क्यों? क्योंकि स्टीफन स्पेंडर एक बार जेमिनी स्टूडियो पर आया था, तो वो टाइम अशोकामित्रन को याद आ जाता है और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें कोई पुराना भूला हुआ भाई वापस मिल गया। नाउ वी हैव 3 क्वेश्चंस, इसमें से कोई भी 2 करने हैं और ये हमारी दूसरी बुक विस्टास पर बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द इंसिडेंट विद द वुडन टाइगर एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस कंट्रीब्यूट टू द ओवरआर्चिंग थीम ऑफ फेट एंड रेट्रिब्यूशन? टाइगर किंग में हमने ये पढ़ा कि फाइनली जो 100th टाइगर था जिसने किंग की जान ली, वो एक वुडन टाइगर था। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि किंग की डेस्टिनी में लिखा हुआ था कि 100th टाइगर ही उसे मारेगा, और वो ही सच हुआ। चाहे उसने अपने जन्म में 100 टाइगर्स को मार दिया, लेकिन फिर भी एक नकली टाइगर, लकड़ी का बना हुआ वुडन टॉय टाइगर ही था, जिसकी वुडन शेविंग्स उसकी बॉडी में घुस गई, इन्फेक्शन हो गया, और जब ऑपरेशन हुआ तो वो मर गया। इससे क्या पता लगता है कि जो आपकी फेट है, जो आपकी किस्मत है, वो आपके पीछा पीछा करती रहती है और वो होके ही रहता है जो डेस्टिनी में लिखा हुआ है। तो जैसा कि एस्ट्रोलॉजर ने प्रोफेसाइज किया था, 100th टाइगर ने अपना रिवेंज लिया और उसने हमारे राजा की जान ले ली। How does the author's choice of the wounded soldier as an American prisoner of war contribute to the complexity of the moral decisions faced by Sadao and Hannah, considering the wartime context and national loyalties? अब देखिए, ये जो कहानी है द एनिमी, इसमें जो वो जख्मी व्यक्ति था वो एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर था। अब जब वो एक अमेरिकन था तो वो एक दुश्मन देश का था, जिसकी वजह से सदाओ और हना को ये दुविधा में पड़ना पड़ा कि क्या वो एक दुश्मन की जान बचाएं या ना बचाएं। अब अगर वो जख्मी व्यक्ति एक अमेरिकन ना होता, एक जापानीज ही होता, तो ये कहानी ही ना बनती। कहानी बनी ही इस वजह से क्योंकि वो एक दुश्मन देश का सिपाही था। अब डॉक्टर सदाओ एक डॉक्टर है, उसका फर्ज क्या है? किसी की जान बचाना। अब वो एक जख्मी सोल्जर की जान बचा रहा है, चाहे वो सोल्जर अमेरिकन है या जापानीज है, ये तो उसका डॉक्टर का धर्म है। दूसरी तरफ वो एक जापानीज है, तो वो एक ये भी देखेगा कि वो अपने देश से प्यार करता है, तो वो एक दुश्मन कंट्री के सोल्जर की जान बचा रहा है, इसी वजह से वो इस दुविधा में पड़ गया था। तो हम इस आंसर में ये लिख सकते हैं दैट एज इट वाज द टाइम ऑफ वॉर, सो इन दैट टाइम if you are harboring or sheltering enemy soldier, that to a prisoner of war, that becomes a very big matter, and seeing your love for your own country, seeing your patriotism, it can be challenging. So that was the dilemma that was faced by Sadao and Hana also, because war was going on and they had sheltered a wounded enemy prisoner of war. How does the autobiographical nature of Zitkala Sa and Bama's narratives enhance the impact on the readers? Zitkala Sa और बामा ने अपनी पर्सनल जो एक्सपीरियंसेस हैं वो लिखे हैं इस चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में। तो इससे रीडर पर क्या असर पड़ता है? तो इसमें सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि जब भी हम कोई फर्स्ट पर्सन का एक्सपीरियंस पढ़ते हैं, मीन्स अगर हम कोई ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, तो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होती है, क्योंकि हमें जो वो व्यक्ति है खुद अपने एक्सपीरियंसेस जब शेयर करता है तो वो उन्हें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है और रीडर्स पर उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। बहुत ही डीप कनेक्शन फॉर्म हो जाता है राइटर और रीडर के बीच में। एंड देन वी कैन से दैट द रीडर कैन ऑल्सो रियलाइज द बेसिक थीम्स प्रेजेंटेड बाय द राइटर। जैसे कि इसमें उन्होंने प्रेजेंट किया कि किस तरह से उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन सफर की, आइडेंटिटी लॉस हुआ जितकला सा का जब उनके हेयर कट कर दिए गए। तो जब वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं तो रीडर को बहुत अच्छे से एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है उनके एक्सपीरियंसेस की। अब आते हैं हमारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। पहले आएंगे फ्लेमिंगो से। Imagine that Edla Wilmanson, instead of Anees Jung, had the opportunity to interact with Sahib and Mukesh of Lost Spring. How would she react? Why do you say so?
तो अब यहाँ पे देखना है कि जैसे इस कहानी में तो अनीस जंग मिलती है साहिब और मुकेश से, तो अगर अनीस जंग की जगह एडला मिलेगी साहिब और मुकेश से, तो वो कैसे रिएक्ट करेगी उन्हें देख के। तो अब इसमें हम ये कह सकते हैं, जैसा कि हमने देखा था एडला ने पेडलर के साथ किया, वो बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक थी जब वो पेडलर से मिली, तो इसी तरह से जब वो साहिब और मुकेश से मिलेगी तो भी वो बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक हो जाएगी, कंसर्न्ड हो जाएगी उनके बारे में, उन्हें अपने घर ले जाएगी। हो सकता है वो उनकी कुछ हेल्प करे, उनकी मदद करे, उन्हें कुछ पैसे दे दे, कोई काम दे दे जिससे कि उनकी जिंदगी इंप्रूव हो सके। तो इस तरह से हमने जिस तरह से एडला का कैरेक्टर देखा, साहिब का कैरेक्टर देखा, उसकी लाइफ देखी, मुकेश देखा, तो हमने उनको आपस में कनेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसेश्वर सिंह इज एन acclaimed athlete who has recently announced giving up on sports because of successive defeats in international and national events. As his friend write a letter to him, sharing advice to help him overcome this mental roadblock caused by the fear of losing. Develop your response based on your understanding of deep water along with the given ideas. हमें रीजन आइडेंटिफाई करना है, उसे एक्सप्लेन करना है, और विलियम डगलस का जो एक्सपीरियंस है, कैसे उसने परसिवियरेंस और मेहनत के साथ अपने डर पर विजय पाई, उसके अकॉर्डिंग हमने एडवाइस देनी है। और ये एक इनफॉर्मल लेटर है और दिया हुआ है किस तरह से आप लेटर को शुरू कर सकते हैं। डियर बिसेश्वर, होप यू आर फीलिंग ओके, योर अनाउंसमेंट टू ड्रॉप आउट एंड नॉट पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग, और इस तरह से आप आगे लिखेंगे, इन द अपकमिंग इवेंट because of successive defeats is very disappointing. So फिर हम उसको कुछ एडवाइस देंगे जैसा कि हमने डीप वाटर में पढ़ा है। तो जब हमने रीजन आइडेंटिफाई करना है कि उसका मेंटल ब्लॉक क्यों हुआ है, तो हम उसे कह सकते हैं कि उसकी जो बहुत ज्यादा हार हुई है एक के बाद एक, उसकी वजह से उसे ऐसा लग रहा है, उसे वो निराशावादी है तभी वो गिव अप कर रहा है, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हार के बाद जीत भी आ जाती है जब आप मेहनत करते रहें, तो आप उसे छोड़ना नहीं चाहिए। और फिर हम विलियम डगलस का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हम ये भी कह सकते हैं कि आई रेड द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विलियम डगलस वेयर ही सेड दैट ही developed a fear of water from a very tender age, and then another incident increased that fear in him, but he had a strong desire to go to water and swim in water, and so he finally decided to overcome the fear. He hired a swimming instructor and gradually he became a very good swimmer, and then he finally went to swimming in big lakes, and he says that fear is only in the mind. Actually there is nothing to fear. सो इस तरह से हम ये एक्सपीरियंस बिसेश्वर के साथ इस लेटर में शेयर कर सकते हैं। और फिर फाइनली हम कंक्लूड करेंगे, उसे फिर से कहेंगे दैट प्लीज कीप करेज, डोंट गिव अप, एंड वन डे यू विल विन, यू विल हैव विक्ट्री। और आप एक या दो कोट्स भी लिख सकते हैं उसे मोटिवेट करने के लिए। नाउ आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे दो क्वेश्चन है विस्टा से। Tishani Joshi in Journey to the End of the Earth shares that the students on ICE program on the Shalaski aim to take high school students to the end of the world and provide them with inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet. As one of the students of this program, prepare a speech draft for a press conference on the kinds of educational opportunities and how they are helping you contribute to fostering a new understanding. और फिर यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि किस तरह से आप शुरू कर सकते हैं। Greetings one and all, I stand before you today not just as a student but as a proud participant of the Students on ICE program, an expedition that has been a transformative journey towards a profound understanding and respect for our planet. End the draft in thank you. ठीक है, तो इस तरह से आपने शुरू करनी है स्पीच, और बेसिकली हमने स्पीच में ये देना है कि इस प्रोग्राम में किस तरह की एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं बच्चों को, और किस तरह से उन्हें एक नई अंडरस्टैंडिंग मिलती है हमारे अर्थ के बारे में। तो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज में हम लिख सकते हैं कि उन्हें ये समझने का मौका मिलता है कि हमारे इकोसिस्टम कितना डेलिकेट है, उसका बैलेंस बहुत डेलिकेट है, और उन्हें ये भी पता लगता है कि साइंटिफिक जो रियलिटी है हमारी अर्थ का, उसके बियॉन्ड भी हमारी जो एनवायरनमेंट है और जो हमारा सोसाइटी है और जो हमारी इकोनॉमी है, ये तीनों जो पहलू हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं।
और बच्चों को ये भी पता लगता है कि क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही डेप्थ में देखने को मिलता है एंटार्क्टिका में जाकर, और उससे पता लगता है कि हम अपने एक्शन से किस तरह से क्लाइमेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं और कितना ज्यादा अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट है क्लाइमेट चेंज को रोकना। तो ये तो थी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, और किस तरह की अंडरस्टैंडिंग मिलती है बच्चों को, उन्हें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है। ये पता लगता है कि किस तरह से आइस मेल्ट होती जा रही है, लैंडस्केप्स शिफ्ट हो रहे हैं। देन यू ऑल्सो कम टू नो अबाउट बीइंग अ ग्लोबल सिटीजन. You are not only a tourist when you are visiting, but you are the ambassador of sustainable future. Means लोगों को ये रियलाइज होता है, स्टूडेंट्स को ये रियलाइज होता है that it is their responsibility to keep the entire planet healthy. And they also come to know that being the future generations, they have this responsibility of being the custodians of the planet. So they have to take care of the earth. ये realization होती है students को. The next question is, Delhi has chosen to address the school assembly on the World Inclusion Day. Using one of Mr. Lamb's quotes, why is one green growing plant called a weed and another flower? Imagine you are Delhi and write the speech draft. You may begin like this. तो यहाँ पे भी एक स्पीच ही लिखनी है. Respected principal, esteemed faculty members and my dear fellow students, today on the occasion of World Inclusion Day, I stand before you with a quote from someone who meant a great deal to me, Mr. Lamb. He once said, why is one green growing plant called a weed and another flower? तो अब फर्दर डेरी क्या कहेगा, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड ये स्पीच तैयार करेगा वर्ल्ड इंक्लूजन डे के बारे में. इंक्लूजन डे का मतलब ये हुआ कि हम एक जो सोसाइटी है, एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाएंगे. इंक्लूसिव मींस हर तरह के लोगों को एक्सेप्टेंस मिलेगी, चाहे कोई फिजिकली डिसेबल्ड है, चाहे किसी की अपीयरेंस ठीक नहीं है, चाहे किसी की कोई मेंटल कैपेसिटी ठीक नहीं है, सब लोग हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, कोई भी सोसाइटी से बाहर नहीं है. इसे कहेंगे इंक्लूजन. तो अब डेरी के पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या है, जैसे कि उसका आधा चेहरा जला हुआ था, तो उसे बहुत सारे लोग जब देखते थे तो वो एकदम पीछे हट जाते थे, वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते थे, कोई उसका दोस्त नहीं बनता था. उसकी माँ भी उसे अगर प्यार करती थी तो वो सिर्फ दिखावे के लिए था, दिल से नहीं प्यार करती थी, एक्सेप्ट नहीं करती थी, क्योंकि वो दिखने में ठीक नहीं था. यही चीज मिस्टर लैम्ब के इस कोट में भी दर्शाई गई है कि हम एक पौधे को, दो पौधे हैं, दोनों को भगवान ने एक जैसा बनाया है. एक को हम कहते हैं कि ये वीड है, ये अनवांटेड है, दूसरा को हम कहते हैं कि फ्लावर है, जो कि बहुत खूबसूरत है. तो ऐसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए. हमारी स्पीच का यही मुद्दा रहेगा कि हमें लोगों के बीच में किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए, और हमें सभी तरह के लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए इन द पार्ट ऑफ द सोसाइटी. तो इसमें हम ये भी लिख सकते हैं दैट पीपल जज ईच अदर, दे पुट डिफरेंट लेबल्स ऑन अदर्स. These kinds of activities should not be done. They are undesirable. चाहे कोई अच्छा लग रहा है आपको दिखने में, चाहे नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन सब लोगों को भगवान ने बनाया है, सब लोग एक है, इसलिए we should accept everyone. Then we can also say in this speech that every person is unique. Every creation is unique, and we have to find the uniqueness in that thing. And we can say that the world बनता ही तब है जब उसमें variety हो. Variety of flowers, variety of animals, variety of all types of different beings. So different type of people together make the society, and so we have to put this habit of including everyone is a part of the society. And finally we will conclude with a message, and Derry can give a message that let us all get together and build all the bridges, build all the gaps, and create one accepting world which includes everyone and which is compassionate towards everyone. इस तरह से आप ये स्पीच लिख सकते हो. सो इसके साथ ही हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है. आज हमने क्लास 12 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया, जो कि इसी सेशन 2023-24 के लिए रिलीज किया गया है. अगर आपके कभी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.